गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराता हूं, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स 11 और 12 सितंबर को चर्चा में रहे। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में गृह फोर्थ मानदंडों के साथ सेना मुख्यालय यानी थल सेना भवन, टीएसबी इसको बोला जा रहा है, थल सेना भवन। तो ये जो हमारा सेना है उसकी नई बिल्डिंग बन रही है और इसमें गृह फोर, ये एक नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, नॉर्म्स मतलब कुछ नियम है जो बिल्डिंग्स कोड से संबंधित है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं भारत का नेशनल बिल्डिंग असेसमेंट प्रोग्राम। यह है एक राष्ट्रीय बिल्डिंग असेसमेंट प्रोग्राम है गृह फोर। इसके पूरे नीचे और देखेंगे अभी इसकी नई इमारत की आधारशिला रखी गई है। तो सबसे पहली बात, सेना मुख्यालय का नया हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? नई दिल्ली में बन रहा है। किस नाम से? थल सेना भवन के नाम से। बात करें गृह फोर्थ नॉर्म्स है क्या? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो ये इसकी तो आखिर है क्या, देखते हैं इसको। भारत की राष्ट्रीय ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी, इसके सहयोग का उत्पाद है। तो ये जो ग्रीन बिल्डिंग आपका कोड है या रेटिंग सिस्टम है, इसको गृह बोला जाता है और इसी के आधार पर नई आपकी थल सेना भवन बनाया जाएगा। यह है, अभी देखिए आपने G20 के समिट के दौरान ये हुआ था। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वैश्विक जैव ईंधन संगठन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के शुभारंभ की घोषणा की। यह जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, उद्योग का एक गठबंधन विकसित करने के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है क्या? और देखते हैं इसके बारे में कुछ। अब तक कुल 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें G20 सदस्य और गैर सदस्य देश दोनों शामिल हैं। और इसके देखिए इंपॉर्टेंट है, जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं या संस्थापक सदस्य हैं, तो भारत, ब्राजील और अमेरिका इस गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। ब्राजील क्यों इंपॉर्टेंट है कि अब जो अध्यक्षता गई है G20 की, वो ब्राजील के पास ही गई है। लूला डी सिल्वा वहां के जो कंट्री हेड थे, उनको आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने वो हथौड़ा देते हुए उनका फोटो काफी वायरल हुआ था। तो भारत, अमेरिका और ब्राजील इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। आपको पता है जो बायोफ्यूल है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, तो कहीं ना कहीं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा पॉल्यूशन वगैरह निकलता है उसको ये कम करेगा और जो पूरा विश्व है वो एक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ या हरित अर्थव्यवस्था की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और भारत भी इसमें लीडर के रूप में भाग ले रहा है। इस गठबंधन का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र से सहित सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना होगा। ये देखिए काफी ज्यादा अभी चर्चा में रहा है, इसलिए मैंने डाला है। हाल ही में मरक्केश, जो कि मोरक्को का एक इंपॉर्टेंट शहर है, उससे 72 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मोरक्को में 6.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। तो थोड़ा सा मैंने उससे संबंधित फैक्ट्स डाले हैं और मैप उसमें डाले हैं, जो प्रश्न इससे बनते रहते हैं। ठीक है, बात करें अगर मोरक्को की कैपिटल की, राजधानी की, तो वो है रबात। अगर बात करें यहाँ की करेंसी की, तो यहाँ की दिरहम करेंसी है, जिसको मोरक्कन दिरहम बोला जाता है। ठीक है, मोरक्को से देखिए एक बहुत फेमस ट्रेवलर भी इंडिया में आया है प्राचीन भारत में, इब्न बतूता। ठीक है, ये प्रश्न भी इतिहास में बनता रहता है। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत में आते हैं। इनके यात्रा वृत्तांत इन्होंने एक किताब में लिखे हैं, उसका नाम है रहला। ठीक है, रहला, कुछ जगह इसे रिहेला भी लिखा रहता है, तो दोनों आप समझ लीजिएगा। रहला जो है इब्न बतूता की किताब है, जिन्होंने इसमें अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो ये भी मोरक्को के इसलिए संबंधित है। इसके अलावा एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर की खाड़ी आपने सुनी होगी, इससे बहुत प्रश्न आपका बनता रहता है। तो ये पूछता है सबसे पहले कि जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है वो कौन से दो समुद्रों को जोड़ता है? तो आप देख सकते हैं, एक तरफ है आपका मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर और एक तरफ है आपका अटलांटिक ओशन। तो ये अटलांटिक ओशन और भूमध्य सागर को जोड़ता है। एक्चुअल में जिब्राल्टर देखिए स्पेन में एक शहर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी के नाम पर इसका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या जिब्राल्टर जल लम्बोमध्य इसका नाम पड़ा है। बात करें कुछ और, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है मोरक्को का, कासाब्लांका। ठीक है, कासाब्लांका भी एक काफी फेमस यहाँ का शहर है। मरक्केश ये रहा, इससे ही 72 किलोमीटर दूर आपकी इसका केंद्र था भूकंप का। और एक पूछ लेता है आपकी एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन्स भी आप देखेंगे तो वो भी आपको बहुत बड़ा पोर्शन इसका मोरक्को में ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स आपके सारे ये हो गए।
जिब्राल्टर की जो खाड़ी है इसके बारे में काफी पूछता है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे के शुभारंभ की घोषणा की है। ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक कहीं ना कहीं काउंटर माना जा रहा है। इसमें देखिए भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका इसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ा एक आर्थिक गलियारा बनने जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सीधे इंडिया को आपका गल्फ कंट्रीज जो खाड़ी देश है उनसे और आपके यूरोप से कनेक्ट करेगा अलग अलग माध्यम से। परियोजना का लक्ष्य ऊर्जा उत्पादों सहित शामिल देशों के बीच अधिक व्यापार को सक्षम बनाना होगा। तो ट्रेड कहीं ना कहीं हम सप्लाई चेन्स को अपनी एक्सपेंड करेंगे इस आर्थिक गलियारे के माध्यम से, और कहीं ना कहीं चाइना को भी हम सामरिक रूप से या स्ट्रेटेजिक रूप से काउंटर कर पाएंगे। और भारत का जो है कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर जो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स का शेयर है वो भी भारत का बढ़ेगा अलग अलग कंट्रीज में। इसके अलावा देखिए अभी आपने देखा होगा जो G20 की समिट हुई थी, जब नरेंद्र मोदी जी सबका स्वागत कर रहे थे, उसके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर का एक चक्र बना हुआ था, पहिया बना हुआ था। तो उसके बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स डाल दिए हैं, क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर से प्रश्न आपके लगातार बनते रहते हैं। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, कहां पर? उड़ीसा में। यह कलिंगन मंदिर वास्तु कला की पराकाष्ठा है। देखिए मंदिर की वैसे 3 शैलियां होती हैं, एक होती है आपकी नागर शैली, एक होती है आपकी द्रविड़ शैली, ठीक है, और एक होती है आपकी वेसर शैली। वेसर शैली आपका नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है। जो आपके चालुक्य वाले राजा थे उन लोगों ने काफी ज्यादा इस शैली का यूज किया। नागर टेम्पल देखिए उत्तर भारत में प्रचलित एक मंदिर शैली है। उसी शैली का देखिए एक सब टाइप है, यानी उसी के अंदर का एक टाइप है आपका कलिंगन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, कलिंगन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है इसी का एक सब टाइप है नागर शैली का। तो आपसे सीधे पूछे किस शैली में बना है, ब्रॉड कैटेगरी है नागर शैली में बना है, उसके अंदर एक कैटेगरी आती है कलिंगन शैली, क्योंकि कलिंग आपको पता है प्राचीन भारत में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग उड़ीसा वाले राज्य को ही या क्षेत्र को बोला जाता है। इसमें देखिए और भी बहुत फेमस हैं जो कलिंगन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बने हुए हैं। लिंगराज टेम्पल है वहां का बहुत फेमस, ठीक है। तो इस तरीके के और मंदिर भी वहां पर इसी शैली में बने हुए हैं, जिसमें इसके सभी परिभाषित तत्व और पूर्ण तथा उत्तम रूप में है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न आपका हर एग्जाम में लगभग बनता रहता है। इसका निर्माण 1250 ईसी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम, जो कि 1238 से 1264 तक शासन था, इसके द्वारा इनका निर्माण किया गया था। मंदिर को उसकी वर्तमान स्थिति में 1984 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित किया जा चुका है। तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कोणार्क शब्द 2 संस्कृत शब्दों कोना यानी कोण और अर्क, आपको पता है अर्क सूर्य के लिए यूज किया जाता है, सूर्य से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य यह है कि मुख्य देवता इसके सूर्य देवता थे और मंदिर एक कोणीय प्रारूप में बनाया गया था, यानी एंगुलर फॉर्म में बनाया गया था। इसके अलावा यह मंदिर वास्तुकला की कलिंग या उड़ीसा शैली का अनुसरण करता है, जो कि हिंदू मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का एक उप समूह है, यानी सब टाइप है। यहां पर आप देख सकते हैं पीछे ये आपका वो चक्र था जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर से लिया था, और मीटिंग काफी सक्सेसफुल भी रही। अगला मैंने आपको बता दिया, अगली जो अध्यक्षता गई है वो इनके पास गई है लूला डे सिल्वा, जो कि ब्राजील के कंट्री हेड है। आगे माफ कीजिए, जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला हैदराबाद भारत में शुरू हुई। तो जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 की आपकी टेक्निकल वर्कशॉप कहां पर हुई है? हैदराबाद में हुई है। इसका आयोजन कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। इसके अलावा देखिए G20 की कुछ और समिट चर्चा में रही। एक उत्तर प्रदेश में हुई है, ये पहली वाली, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। S20 सम्मेलन उत्तर प्रदेश में एमिटी विश्वविद्यालय के जो नोएडा परिसर है उसमें ये किया गया। एमिटी के और भी जगह कैंपस है, लखनऊ में भी कैंपस है, तो नोएडा का जो कैंपस है इनका, वहां पर आपकी ये S20 सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। सीधे देखिए आपसे यही पूछेगा कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में S20 सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, तो एमिटी यूनिवर्सिटी में। G20 वन स्वास्थ्य कार्यशाला ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुई। दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक ये गांधीनगर गुजरात में हुई। B20 शिखर सम्मेलन भारत ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चौथा G20 संस्कृति कार्य समूह ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। अगली पीढ़ी के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से जुड़ने के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस ने मेटावर्स पर, जो मैं आपको बता चुका हूं, मेटावर्स आपका जो फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक की एक पेरेंट कंपनी है मेटा, उसका प्लेटफॉर्म है, उस पर अपना पहला
लाइफ वर्थ स्टूडियो किसने लॉन्च किया है? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। इसके अलावा एसबीआई के कार्ड मैं आपको बता चुका हूं। एक तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी आपने देखा होगा, अभी एसबीआई ने लॉन्च किया है। इसके अलावा अपने प्रीमियर कस्टमर्स के लिए औरम, ठीक है, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी इनकम काफी ज्यादा होती है, उसके लिए एक औरम नामक कार्ड भी इसने लॉन्च किया है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, अभी आपको पता होगा मिस्र में एक एक्सरसाइज चल रही है ब्राइट स्टार, ठीक है, ब्राइट स्टार 2023, जो कि बहुत बड़ा त्रिसेवा अभ्यास है। उसी के चक्कर में देखिए मैंने कुछ और इसमें हालिया व्यायाम डाले हैं जो लगातार चर्चा में रहे। ब्राइट स्टार आप सबने पढ़ लिया होगा, रिवीजन के लिए मैंने कुछ डाल दिए हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच सिडनी में कौन सा अभ्यास हुआ? ऑस इंडेक्स। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर और भारत के बीच अभ्यास ब्राइट स्टार, जो कि काहिरा एयरबेस मिस्र में हो रहा है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच लाल सागर, सऊदी अरब के बीच कौन सा एक्सरसाइज हो रहा है? पासेस एक्सरसाइज हो रहा है। और इसमें किसमें भाग लिया है? आईएनएस चेन्नई ने भाग लिया है। जो ब्राइट स्टार हो रहा है उसमें किसने भाग लिया है? आईएनएस सुमेधा, ठीक है, इसमें आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया है। मालाबार बहुपक्षीय अभ्यास का 27वां संस्करण ये कहां पर हुआ? ये भी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इसको पहली बार आयोजित किया गया है। चीन और यूएई के बीच पहला फॉल्कन शील्ड 2023 अभ्यास, तो हमें देखिए पहला है इसलिए याद रखना है। नाम क्या है? फॉल्कन शील्ड अभ्यास। किन दो देशों के बीच हुआ? चीन और यूएई के बीच में ये हुआ है। कहां पर? जिनजियांग, चीन में। जापान ने ब्रह्मांड और अंतरिक्ष समय के विकास को जानने के लिए एक नया अनुसंधान उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो देखिए इसमें दो है, एक तो आपका एक्सरिज्म है, ठीक है, जो आपका एक्सरे सैटेलाइट है, जो अलग अलग ब्रह्मांड के गर्म क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करेगा। इसके अलावा एक मून का लैंडर भी है, ठीक है, SLIM इसका नाम रखा गया है। तो ये भी इन्होंने इसमें लॉन्च किया है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है, तो अगला जो अध्यक्ष होगा वो इसका ब्राजील होगा। ये भी देखिए ब्राजील के संबंध में एक न्यूज चर्चा में है। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने बेहद ही खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने किसको पछाड़ा है? इन्होंने बहुत दिग्गज फुटबॉलर है ब्राजील के, पेले, उनको इन्होंने पछाड़ दिया है और सबसे ज्यादा गोल ब्राजील के लिए करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 9 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व ईवी दिवस यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिवस इलेक्ट्रिक वाहनों के असंख्य लाभों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक समर्पित वैश्विक कार्यक्रम है, वार्षिक कार्यक्रम है। तो 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ईवी दिवस। अमेरिकी ओपन प्रतियोगिता में सर्बिया के जोकोविच ने अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रचा। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जोकोविच ने रूस के दानिल मेदवेदेव को 3 सीधे सेटों में इन्होंने हरा दिया, तो इनका 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस जीत से जोकोविच ने मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जो कि काफी ज्यादा है। इसके अलावा अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो कोको गफ, जो कि अमेरिकी खिलाड़ी है, मात्र 19 साल की, उन्होंने यूएस ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गॉफ ने बेलारूस की आर्याना सबालंका को 3 सेट तक चले मुकाबले में, पहले सेट में देखिए ये हार गई थी 2-6 से, बाद में इन्होंने वापसी की और बहुत शानदार एक जीत दर्ज की। कोको गॉफ का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कूलिंग यूटिलिटीज में संयुक्त अरब अमीरात स्थित वैश्विक नेता ट्रेबीड ने औद्योगिक और वाणिज्यिक पार्कों के लिए कूलिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। तो देखिए एक फार्मा पार्क है, फार्मास्यूटिकल पार्क है, उसके लिए तेलंगाना सरकार कूलिंग सिस्टम्स डेवलप करा रही है। और यूएई की एक कंपनी है आपकी ट्रेबीड, ठीक है, वो इनका कूलिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए दोनों के बीच में साझेदारी हुई है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में पशुधन सेवाएं या पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। तो काफी इंपॉर्टेंट देखिए स्कीम है, स्कीम का नाम भी हमारे लिए जरूरी है। मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को मुख्यमंत्री भ्राम्यमाण प्राणी चिकित्सा के सेवा के तहत हरी झंडी दिखाई गई है। तो आपका सीधे पूछेगा पहले, मुख्यमंत्री भ्राम्यमाण प्राणी चिकित्सा सेवा स्कीम किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। इसमें देखिए क्या किया गया है, 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को लॉन्च किया गया है।
भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा संचालित एक स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड पेश किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कहां पे, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है। कुछ फैक्ट्स मैंने डाले हैं। राजधानी क्या है, थिम्फू है। मुद्राएं क्या है, भूटानी नगलट्रम, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। आधिकारिक भाषा क्या है, जोंगखा। और इस समय प्रधानमंत्री कौन है, लोटे शेरिंग जी वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री है। ये देखिए पहली सबमरीन लॉन्च किया उत्तर कोरिया ने कल। उत्तर कोरिया ने अपनी पहली परिचालन सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है। नाम इसका क्या रखा गया है, सबमरीन नंबर 841। ठीक है, सबमरीन नंबर 841 इसका नाम रखा गया है। इसका नाम उत्तर कोरिया के एक प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर हीरो किम कुन ओके ने, हीरो किम कुन ओके रखा गया। तो सीरियल नंबर 841 इसी नाम से काफी ज्यादा कल चर्चा में रही, इसको याद रखिएगा, उत्तर कोरिया की है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमने 9 सितंबर को क्या देखा था, विश्व ईवी दिवस, और 11 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। भारत के बल्लेबाज विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ एशिया सुपर कप 4 मैच के दौरान सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले एक दिवसीय खिलाड़ी बन गए। तो कल इन्होंने शतक मारा और भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा भी दिया है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो चर्चा में रहे। यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, इनका यह पहला खिताब है। कोको गॉफ मात्र 19 साल की हैं। किसको हराया, आर्याना सबालंका को इन्होंने हराया। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है, 12 वैज्ञानिकों को। सबके नाम का फोटो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कौन इसको देता है, CSIR इसको देता है अवार्ड को। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया है। कमेंट कर आप बताइएगा अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं या अध्यक्ष इस समय कौन है। मैंने आपको कल परसों के वीडियो में बताया था। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो भारत ने इसको जीता है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां आयोजित की गई, तो टर्की के इस्तांबुल में आयोजित की गई। इस्तांबुल का देखिए एक बार पुराना नाम पूछ लिया था, पहले इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पहले इसको कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है, पहले इसको कॉन्स्टेंटिनोपोल के नाम से जाना जाता था। ये मैंने कहीं एग्जाम में देखा है क्वेश्चन, इसलिए बता दिया। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है, तो ये ब्राजील को सौंपी है। देखिए इसको ट्रॉइका बोला जाता है, ठीक है, ट्रॉइका। ट्रॉइका क्या होता है, जिस देश से अध्यक्षता ली है और जिस देश के पास जा रही है, तो वो वाला देश, जिसके पास अध्यक्षता इस समय है वो देश, और जिसके पास जाएगी वो देश, इसको बोला जाता है ट्रॉइका। मतलब 3 देश। जैसे भारत के अगर रेस्पेक्ट में बात करें, इंडिया ने किससे ली थी, इंडोनेशिया से ली थी, ठीक है, फिर इंडिया के पास आई और इंडिया किसको जा रही है, ब्राजील को, तो ये बोला जाता है ट्रॉइका। अब इंडिया, ब्राजील और ब्राजील के पास जिस देश के पास जाएगी वो तीनों मिलकर बना देंगे ट्रॉइका। तो इस तरीके से ये बदलता रहता है, इसको याद रखिएगा। यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। 24वां इनका ग्रैंड स्लैम है और मार्गरेट कोर्ट की इन्होंने बराबरी कर ली है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 की लॉन्ग लिस्ट में कुल कितने लेखक शामिल हैं, टोटल इसमें 10 लेखक शामिल है। तो यही देखिए हमारे 11 और 12 तारीख के करंट अफेयर्स कुछ चर्चा में रहे। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रेलिवेंट लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर रेगुलर में ऐसे ही आपको करंट अफेयर्स और अन्य स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।